आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ कीर्तन बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपको बता दें ट्रुवंता वेल्थ के फाउंडर और सीईओ हैं कीर्तन शाह। अगले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राजकोट से अपना सवाल पूछने के लिए। मोहम्मद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी 15,000 मंथली एसआईपी करना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मेरे कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि मेरी डॉटर का हायर एजुकेशन, उसके लिए मुझे कुछ 20-25 लाख की रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर उसके मैरिज के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए मुझे, और फिर मेरा कॉर्पस चाहिए मुझे रिटायरमेंट के लिए। तो मुझे सर से ये पूछना था कि कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना एसआईपी किसने कर सकते हैं। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इनकी एज 38 इयर्स है, 15,000 की इनको सिप करनी है और उसके बाद ये एनुअल स्टेप अप भी करेंगे बाय 10%। इनके कुछ टारगेट्स भी हैं जिन्होंने मेंशन किए हैं, जिसमें इनकी डॉटर की एजुकेशन 10 इयर्स में 20 लाख, देन अगेन 20 लाख 17 साल में डॉटर की शादी के लिए, 22 साल रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ चाहिए। कितने की एसआईपी लगेगी, किन फंड्स में लगेगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाए, समझाइए प्लीज। मोहम्मद जी, सबसे पहले तो आपकी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए जो आपको तकरीबन 20 लाख रुपए चाहिए और 10 साल है, उसके लिए 12% के अजम्पशन पर तकरीबन 9,000 रुपए इस पर्टिकुलर गोल के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। आपके डॉटर के मैरिज के लिए जो आज से शायद 17 साल बाद आप प्लान कर रहे, और तब भी आपको जो 20 लाख रुपए की जरूरत है, उसमें भी तकरीबन 3,500 रुपए की आपको एसआईपी लगेगी। और आपकी जो रिटायरमेंट है जो आज से 22 सालों बाद है, और आपको तकरीबन 1.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको तकरीबन 11,500 रुपए की एसआईपी लगेगी। तो अगर मैं स्टैंड अलोन एसआईपी का नंबर देखूं आज तीनों गोल्स को मिलाकर, तो आपको तकरीबन 24,000 रुपए की आज एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके तीनों गोल्स एकम्प्लिश हो जाएंगे। पर जैसे आपने कहा कि आप 10% की स्टेप अप कर पाएंगे एसआईपी में, तो आज अगर आप 15,000 से भी शुरू करें और अगले साल 16,500 और ऐसे कर कर बढ़ाते जाए, तो 15,000 की शुरुआत से और 10% के स्टेप अप से आपके तीनों गोल्स एकम्प्लिश हो जाएंगे। ये अजम्पशन मैथमेटिकली 12% का रिटर्न निकलेगा, उस के ऊपर आधार और बेस्ड है। तो आप जितना निवेश करेंगे वो तो काफी आपके गोल्स को पहुंचने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके पास समय काफी है तीनों गोल्स के लिए, 10 साल, 17 साल, 22 साल। तो मैं जो मॉडल पोर्टफोलियो जनरली फॉलो करता हूँ, वो मॉडल पोर्टफोलियो में अगर आप पैसा निवेश करेंगे, तो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में समान तरीके से निवेश हो जाएगा। पर इस पोर्टफोलियो को फॉलो करने के लिए आपको ये अजम्पशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो थोड़ा-सा अग्रेसिव है और वॉलेटाइल हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है 7-10 साल से ज़्यादा का समय है आपके पास निवेश का, तो ये पोर्टफोलियो अच्छा होगा। इक्वली पैसा आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में, पीपीएफएएस के फ्लेक्सी कैप फंड में, कोटक के मिड कैप में और निप्पॉन के स्मॉल कैप में इक्वली आपका पैसा चारों फंड्स में निवेश करें। मुझे लग रहा है कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंगली आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, लेकिन क्लियरली जो एडवाइस दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। हर गोल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। यानी डॉटर के लिए अगर आप 9,000 के सिप करेंगे तो आप 20 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। 3500 के सिप अभी से शुरू करेंगे 17 सालों के लिए, तो अपनी डॉटर के गोल का आप टारगेट हासिल कर लेंगे। और 11,500 की सिप अगर अभी से शुरू करते हैं तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करेंगे। तो यानी आपको टोटल 24,000 की सिप लगेगी। 15,000 से शुरुआत आप कर सकते हैं अभी। 12% 10-12% आप का अगर रिटर्न में मिलता है तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। स्टेप अप आप जरूर करेंगे। 11-11,500 के सिप शुरू कर रहे हैं, इकट्ठा 24,000 के सिप शुरू करेंगे तो स्टेप अप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, पराग पर फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स के साथ अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। बात करते हैं गणेश से। अगले व्यूअर है हमारे साथ पुणे से। गणेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम। हाँ बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है और अभी जो करंट एसआईपी चल रहा है वो भी भेजा है। तो मेरा मेन जो है 2 टारगेट है, 2 गोल है। और मेरा जो बेटा है अभी 1 साल का है, तो उसका जो जब वो हायर एजुकेशन के लिए आएगा तो उसको 25 लाख का कॉर्पस होना चाहिए। और मेरे रिटायरमेंट, खुद के रिटायरमेंट के लिए 75 लाख का।
जो अभी जो पोर्टफोलियो है वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस करना है, वो बस जानना था। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। 33 इयर्स इनकी एज है, 13,200 के सिप कर रहे हैं। 17 साल में डॉटर की शादी के लिए 25 लाख प्लस रिटायरमेंट के लिए 75 लाख चाहिए इनको। फिलहाल का निवेश क्या हुआ है, 6200 रुपए यूटीआई इंडेक्स फंड में, 3000 मुद्रा साल मिड कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 3000, एसबीआई काउंटर में 1000। बताइए कीर्तन। आई थिंक सबसे पहले तो गणेश जी, आपकी जो करंट एसआईपी है 26,500 रुपए की, उससे कॉर्पस तो काफी इजीली इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपके बच्चे की एजुकेशन की बात करूं, जो गोल के लिए आपको तकरीबन 25 लाख रुपए चाहिए आज से 17 साल बाद, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ 4,000 रुपए की एसआईपी करनी है। तो 4,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करेंगे और उसे 17 साल तक कंटिन्यू करेंगे, और मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का रिटर्न छूट जाएगा इस पर, तो आप 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे, जैसे आपका चाइल्ड एजुकेशन वाला जो गोल है विल बी टेकन केयर ऑफ। अब आपके रिटायरमेंट पर मैं थोड़ा-सा आपको रिकंसिडर करने की सलाह दूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिटायर होना चाहते तो 75 लाख रुपीस बहुत कम रकम है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर मुझे नहीं लगता कि ये रकम आपको शायद सफिशिएंट होगी रिटायरमेंट के लिए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना चाहेंगे। पर क्योंकि आपने 75 लाख का नंबर कहा था, तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपको जो 75 लाख रुपीस चाहिए, और आज आज आपकी जो एज है और आप 60 साल पे रिटायर होंगे, तो आपको तो सिर्फ 3,500 रुपए की महीने की एसआईपी करनी है। तो आप 7,500 रुपए की भी महीने की एसआईपी करेंगे, तो आपके ये दोनों गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो जो आप 26,500 की एसआईपी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है, और काफ़ी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा, गोल्स के बाहर भी। अब आपके पोर्टफोलियो पे मेरी थोड़ी-सी राय है। मैं अगर आपकी जगह पे होता, तो मैं आपके 2 फंड्स को कंटिन्यू करता। यूटीआई का जो इंडेक्स फंड है और एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है, इन दोनों फंड्स को मैं कंटिन्यू करता। बाकी फंड्स को नहीं करता। बाकी फंड्स को मैं रिप्लेस कर देता कोटक मिड कैप से और निप्पॉन स्मॉल कैप से। इससे एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से बन सकता है। तो ये मेरी सलाह है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, और थोड़े फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, थोड़े से बदलाव भी बताए गए हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। मुतलसल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप से निकलिए। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई काउंटर में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखिए। 2 नए फंड्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप शामिल है। चलिए पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स और व्यूअर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। कीर्तन, बताइए आपकी रिकमेंडेशंस। दीपाली जी, सबसे पहले तो पोर्टफोलियो थोड़ा-सा अग्रेसिव है, और इसके लिए कम से कम 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न चाहिए। और मेरी बेसिक फिलॉसफी बड़ी क्लियर है कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और फंड्स कम होने चाहिए। तो मैं आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स में समान तरीके से पैसा निवेश करने की सलाह दूँगा। तो आपके पास अगर 10,000 रुपए की एसआईपी करने की स्कोप है, तो 2,500 इन चारों फंड्स में निवेश कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है इन 4 फंड्स में निवेश कर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है, क्योंकि स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अलग है, एएमसीज भी अलग है, मार्केट कैप भी अलग-अलग है। पर जैसे मैंने कहा, 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत जरूरी है, और ये पोर्टफोलियो थोड़ा-सा वॉलेटाइल हो सकता है। ओके, तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, 4 फंड्स है कीर्तन की तरफ से। थैंक यू कीर्तन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, ताकि उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके, उनकी मदद कर सके फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। कोई भी कंफ्यूजन अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपको है, गोल रिलेटेड कोई भी एडवाइस आप लेना चाहते हैं, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट के एडवाइस ले सकते हैं। कैसे आप शामिल हो सकते हैं शो में? नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े,
7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपने सवाल #AskAwaz लिखकर। हमारी ईमेल आईडी है yomani@nw18.com। आज हमारे साथ है ध्रुवांता वेल्थ के फाउंडर और CEO कीर्तन शाह। कीर्तन नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और क्वेरीज को तो लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे डेट फंड्स की कि एग्जैक्टली डेट फंड्स कौन से होते हैं, कहाँ एक्सपोजर मिलता है इन्वेस्टर्स को इस फंड के थ्रू, किस तरीके के रिटर्न्स यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये कहाँ फिट बैठते हैं। कीर्तन, स्वागत है आपका, नमस्कार। बताइए पहले तो हमारे व्यूअर्स को कि डेट फंड्स होते क्या हैं। दीपाली जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, डेट फंड्स थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में निवेश करते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, आपके बिहाफ पर स्टॉक्स खरीदते हैं उस फंड में। जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो वो आपके बिहाफ पर बॉन्ड्स खरीदते हैं। अभी ये बॉन्ड्स को आप एफडी की तरह देख सकते हो। एग्जैक्टली एफडी नहीं होता है, पर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो जब आप एक डेट म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो, आपका पैसा बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स में निवेश होता है, जिसे आप एक एफडी की तरह देख सकते हो। ये बॉन्ड्स किसके हो सकते हैं? ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिसका मतलब अगर आप उस बॉन्ड में पैसा निवेश कर रहे हो तो आपने टेक्निकली गवर्नमेंट को पैसा दिया है। ये बॉन्ड्स कॉर्पोरेट के हो सकते हैं, जिसका मतलब टेक्निकली आप कॉर्पोरेट को पैसा दे रहे हो। या ये बॉन्ड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जहां पर आप अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स में पैसा निवेश कर रहे हो। तो टेक्निकली जब आप पैसा एक डेट म्यूचुअल फंड में डालोगे, उससे आप सोचिए कि आप बहुत सारी अलग अलग तरीके की एफडीज में पैसा निवेश कर रहे हो, जहां पर वो पैसा बॉन्ड्स, जो टेक्निकल लैंग्वेज है, उसके थ्रू या तो गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, या बैंक्स को दिया जा रहा है, या कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है। अब वो दिया जाएगा छोटे टेन्योर के लिए भी या बड़े टेन्योर के लिए भी। इसका मतलब या तो वो एक दिन के लिए पैसा लेंड भी किया जा सकता है, या 10 साल के लिए भी पैसा लेंड किया जा सकता है। तो अब आप पूरे म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक हिस्सा है जिसे आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स कहते हैं, जिसमें अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो आप पैसा कम समय के लिए या छोटे समय के लिए लेंडर्स को दे रहे। छोटा समय यानी 1 दिन से लेकर 1.5-2 साल तक का समय है। दूसरी कैटेगरी है मीडियम टर्म, जहां पर आप पैसा तकरीबन 3 से 7 साल के लिए दे रहे। और तीसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म, जहां पर आप पैसा 7 से 10 सालों के लिए दे रहे। अब कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि आप जब पैसा निवेश कर रहे हो डेट फंड्स में, तो आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप सामने पैसा किसी और को एज फिक्स्ड इंटरेस्ट पे या फिक्स्ड इनकम पे दे रहे हो। तो जितना आपका टाइम होराइजन है, उस हिसाब से फंड को चूज करना पड़ेगा। तो आपका अगर टाइम होराइजन 1.5-2 साल या उससे कम है, तो आपको शॉर्ट वाले फंड्स में जाना पड़ेगा, जैसे हो गया मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड। अगर आपका टाइम होराइजन 3-4-5 साल का है, तो आपको मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में जाना पड़ेगा। और अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा है, तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में जा सकते हैं। टैक्सेशन एफडी जैसा ही है, आपको आपके इनकम के स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। आप 1 साल के लिए रहिए, 3 साल के लिए रहिए, या 5 साल के लिए रहिए, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो टैक्स में कोई एडवांटेज नहीं है एफडी पर एडवांटेज ये है कि आपका पैसा बहुत सारे बॉन्ड्स में निवेश होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन है, लिक्विडिटी है कि आपको 1 से 2 दिन में पैसा मिल जाएगा। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हो, पर 1 से 2% आप एफडी से, उसके रेलिवेंट वाली एफडी से 1 से 2% डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए, अगर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने कई सारी बातें बताई, अब एक इन्वेस्टर है जिसके पोर्टफोलियो में इक्विटी का कॉम्पोजिशन भी है, तो क्या जरूरी है कि थोड़ा एक्सपोजर डेट में भी रखे? पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से बेसिकली कहाँ प्लेस आप इसे करेंगे इस कैटेगरी ऑफ फंड को? दूसरा पॉइंट, टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक्सपोजर कितना लेना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर भी है, तो आपके 100 रुपए में से 70-80 रुपए आप इक्विटी में जरूर रखें, पर बाकी का बचा हुआ 20 या 30% पैसा गोल्ड और फिक्स्ड इनकम में होना ही चाहिए।
अब ये जो फिक्स्ड इनकम में आप पैसा रोक रहे हैं ना, अगर आप टेक्निकली स्मार्ट है तो आप साइकिल्स खेल पाएँगे। जो मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरीके के व्यूअर से आज बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एसेट एलोकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं 2-3 तरीके के फंड्स आपको बताऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म डेट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग पीएसयू फंड, ये 2-3 ऐसी कैटेगरीज़ है जहाँ पर आप अपना पैसा रोक सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 4-5 साल का व्यू है, तो 7-8% रिटर्न निकाल पाना इस कैटेगरी से मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आप अपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप लिक्विडिटी जब भी चाहिए इन बॉन्ड्स या इन फंड से मिल जाएगी। आपको एफडी से 1 डेढ़ 2% तक का ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा और जैसे मैंने कहा आपकी एसेट एलोकेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि कहीं पर भी आप रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो और लिक्विडिटी फुल है। तो उस तरीके से इस निवेश को देखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये आपको हर पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छा, क्विकली एक लास्ट सवाल और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। आमतौर पे जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कीर्तन, लॉन्गर टर्म के व्यू के साथ, और जब कोई भी इन्वेस्टर अपने उस गोल के टाइम गोल के नज़दीक पहुंचता है तो कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा सिक्योर फंड्स की तरफ शिफ्ट करे जैसे जैसे आप क्लोजर अपने गोल के क्लोज बढ़ रहे हैं। तो क्या तब डेट फंड्स की एक रेलेवेंस इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली अगर अपने गोल के कोई नज़दीक पहुंचता है तो? 100% आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने निकाला है दीपाली जी, क्योंकि मान लीजिए आप 25-30 साल से निवेश कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए और ये पूरा पैसा आपने इक्विटी में रखा हुआ है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन बहुत लंबा था। पर अब अगर आप 60वें साल पे रिटायर होने वाले हो और आप अगर 58 एंड हाफ पे ऑलरेडी पहुंच गए हो, तो आपको धीरे-धीरे करके आपका पैसा इक्विटी से निकालकर डेट में डेफिनिटली शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि आपने 20-25 सालों से पैसा इकट्ठा किया था रिटायरमेंट के लिए और जब रिटायरमेंट पे ज़रूरत पड़ी तब इक्विटी मार्केट्स गिर गए और 2-3 साल तक कहीं भी मूव नहीं होंगे, तो आपका इतने सालों का इकट्ठा किया हुआ पैसा शायद आपको इमीडिएटली काम ना आए। तो मैं ये डेफिनिटली सलाह देता हूँ, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जैसे ही आप अपने गोल के 12 महीने या 15-18 महीने नज़दीक आ जाए, तो इक्विटी से पैसा निकालकर धीरे-धीरे उसे डेट में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आप अपने गोल के जितना नज़दीक जाएँगे ना, उतनी वॉलेटिलिटी आप अपने पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस कम करना चाहेंगे, जहाँ पर डेट फंड डेफिनिटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो ये तो चलिए डेट फंड्स पर हर पॉइंट ऑफ व्यू से कीर्तन ने राय दी है, और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके पास है या आपके पास डेट फंड है, कुछ स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर से। किरण पहले व्यूअर कर्नाटक से हमारे साथ कनेक्टेड है। किरण नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बताइए क्या सवाल है। सर मेरा पोर्टफोलियो में शेयर क्या हूँ HDFC टैक्स 2000 SIP। और बताइए। SBF लेके अपने 2000 और HDFC मैन्युफैक्चरिंग में 3000 है और कोटक में मल्टी कैप में 4000 है। पोर्टफोलियो सही है कि चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को? ओके, आपका होराइजन कितना है इसमें? टोटल SIPs 11,000 है, पोर्टफोलियो 8,65,000 करेंटली। ओके, तो 44 इयर्स इनकी एज है, 11,000 की इनकी मंथली सिप चल रही है, 9 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। कीर्तन 18 साल का होराइजन है। इन्होंने अपने फंड्स के लिए मेंशन किए, क्विकली भी रिपीट कर देती हूँ। कोटक मल्टी कैप 4,000, HDFC मैन्युफैक्चरिंग 3,000, 2,000 HDFC टैक्स सेवर, SBI फ्लेक्सी कैप में 2,000। अब ये जानना चाहते हैं कि एक व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड 18 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, लंबी अवधि का, क्योंकि इनका व्यू है तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ठीक है या फिर थोड़े बदलाव करें, फ्लेक्सी कैप से निकले, मिड कैप स्मॉल कैप का कंपोजिशन ज्यादा रखें, किस तरीके का कॉम्बिनेशन बेसिकली ये बनाए 18 इयर्स के हिसाब से, समझाइए। किरण जी, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट के आपके पोर्टफोलियो में 3 या 4 ही फंड है, क्योंकि मैं ये बार-बार दर्शकों को कहते रहता हूँ कि आपको 4-5 फंड से ज़्यादा फंड्स नहीं चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पर कॉम्प्लिकेशंस पोर्टफोलियो में बढ़ा देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दैट टू स्टार्ट विद। पर अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखिए, आपका जो HDFC टैक्स सेवर फंड है वो लार्जली मोटा-मोटा फ्लेक्सी कैप फंड की तरह बिहेव करता है, तो जिसमें
65-70% आपका लार्ज कैप होगा। सिमिलर कैटेगरी का फंड है आपका जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप का फंड है, वो भी लार्ज कैप कैटेगरी में मोटा पैसा निवेश करता है। तो ये दो फंड्स आपके लार्ज कैप कैटेगरी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। कोटक मल्टी कैप जो फंड है वो लार्जली मैं जिस तरीके से उसे देखता हूँ वो एक मिड कैप फंड है, क्योंकि उसमें तकरीबन 50% 40-50% आपका लार्ज कैप होगा, 25% 30% मिड कैप होगा और बचा हुआ पोर्शन स्मॉल कैप होगा। तो मोटा मोटा एक मिड कैप फंड की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूं तो आपके पास लार्ज कैप का कंपोनेंट है, आपके पास मिड कैप का कंपोनेंट है। जो आपके पास एक्चुअली मिसिंग है वो स्मॉल कैप है। तो दो सलाह मेरी ये होगी आपसे। सबसे पहले तो लार्ज कैप में थोड़े से आप हैवी हो, क्योंकि आपका एचडीएफसी वाला फंड भी और एसबीआई वाला फंड भी दोनों लार्ज कैप पे फोकस कर रहा है। तो सलाह सबसे पहले ये होगी कि आप एसबीआई का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसी को एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड से रिप्लेस कर दीजिए। उसे होगा ये कि आपका थोड़ा सा एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। मुझे लगता है आपको एक स्मॉल कैप फंड ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया लार्ज और मिड तो है आपके पास, स्मॉल नहीं है। तो आप निपॉन का स्मॉल फंड ऐड कर लीजिए। मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं कि आप सेक्टर थीमेटिक एलोकेशन करें, क्योंकि सेक्टर थीमेटिक एलोकेशन में आपको ना सिर्फ पैसा कब डालना है पर पैसा कब निकालना है, ये दोनों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग फंड से निकल जाइए। तो फ्लेक्सी कैप को कॉन्ट्रा से रिप्लेस कीजिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से मैन्युफैक्चरिंग से निकल जाइए और निपॉन का स्मॉल कैप फंड ऐड कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपका पैसा इक्वली डिवाइडेड है इन 4 फंड्स में, जिन 4 फंड्स की हम बात कर रहे हैं। और आज का अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि आपके पास जो 8,65,000 तक का आज का एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, 11,000 की जो आप एसआईपी कर रहे हैं, और इसे आप अगर कंटिन्यू करेंगे और मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का रिटर्न मिलेगा और 18 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो तकरीबन 1.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह। आपको पोर्टफोलियो में चेंजेस डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं। आपको एसबीआई फ्लेक्सी कैप से निकलना है, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग से निकलना है, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन स्मॉल कैप प्लस कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी टैक्स सेवर, ये फंड्स आप रखें अपने पोर्टफोलियो में। और जैसे जैसे आप अपनी एलोकेशन को इन फ्यूचर अगर इंक्रीज करते हैं तो भी आपको नंबर ऑफ फंड ज्यादा नहीं रखने हैं। टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे, वापस अपने पोर्टफोलियो पर राय लें। इन फ्यूचर अगर आप अपने एलोकेशन को इंक्रीज करते हैं, क्या इसी फंड में इंक्रीज करना है, नई कैटेगरी ऐड करना है, इस रिलेटेड भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बात करते हैं हुसैन से, अगले व्यूअर हैं हमारे साथ अब गुजरात से। इफ्तिकार हुसैन हैं। हुसैन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। ओके, आपका पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं, बताइए। हाँ, मैंने 22,000 का एसआईपी है ओके, और 8 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 8 ईयर्स से आप कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, क्या जानना चाहते हैं? मतलब ये जो इसमें जो फंड्स है मेरे, वो ठीक है कि नहीं, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? ठीक है, पूछ लेते हैं। उम्र 46 ईयर्स है इनकी, 22,000 की मंथली सिप चल रही है, 35 लाख प्लस इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से फंड्स हैं इनके पास वो मैं क्विकली बता देती हूँ। 361 क्वांट फंड है, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी एंड डेट, आईसीआईसीआई प्रो मल्टी एसेट, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। यहाँ ये डाल रहे हैं 3,000 ईच। निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी में 1,000 पर मंथ है। बताइए इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय क्या है 8 ईयर्स के हिसाब से, कंसीडरिंग 35 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे इन 8 ईयर्स? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे फंड्स है पोर्टफोलियो में, इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहला सजेशन ये है कि आपके एग्जिस्टिंग 8 फंड्स में से मैं आपको 4 फंड्स को होल्ड करने की सलाह दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एबीएसएल का फ्लेक्सी कैप होल्ड कीजिए, आईसीआईसीआई का प्योर प्रू का डेट एंड इक्विटी फंड है जो है उसे होल्ड कीजिए, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है उसे होल्ड कीजिए, और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड जो है उसे होल्ड कीजिए। तो ये 4 जो फंड्स आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से उसे होल्ड कीजिए। अब इससे आप सॉल्व क्या करेंगे? जो एबीएसएल का फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर टेक केयर कर लेगा।
निपॉन का जो मल्टी कैप फंड है वो आपका मिड कैप का एक्सपोजर टेक केयर कर लेगा। और अगर आप आईसीआईसीआई के जो दूसरे 2 फंड्स हैं उस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो उसमें डेट और गोल्ड सिल्वर का भी एलोकेशन है जो आपका एसेट एलोकेशन रिक्वायरमेंट पोर्टफोलियो में टेक केयर करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 फंड्स को, आपके 8 फंड्स में से इन 4 फंड्स को होल्ड कीजिए, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा पोर्टफोलियो में। अब इसमें जो मिसिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे थोड़ा सा कम है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एसबीआई का स्मॉल कैप फंड आप पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, जिससे होगा ये कि आपके पास लार्ज मिड स्मॉल तीनों आ जाएगा पोर्टफोलियो में, डेट भी हो जाएगा और गोल्ड सिल्वर भी हो जाएगा। तो वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा मेरे हिसाब से। अगर मैं आज का आपका जो तकरीबन 35 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है उसे ध्यान में रखूं और 12% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन कंसिडर करूं आपके रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऐसा समझ रहा है कि आप 8 साल से निवेश कर रहे हो पर रिटायरमेंट आज भी आपका 14 साल दूर है। तो अगर तकरीबन 35 लाख रुपए जो आपने जोड़े हुए आज तक, उसे आप अगर इन्वेस्टेड रखें, 22,000 की एसआईपी करें और उसे अगले 14 साल तक कंटिन्यू करें इन्वेस्टमेंट करना, तो आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 2.65 करोड़ जितना हो जाएगा। ओके, तो लगभग 2.5-3 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे इन 8 इयर्स। आपके पोर्टफोलियो में काफी चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। 4 फंड्स ऐसे जिनसे आपको निकलना है, कुछ फंड्स ऐसे जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 361 क्वांट, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी, इनसे आपको निकलने की सलाह है। तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं।